Hello everyone. So hydrocarbons में in previous video lecture we have studied about all these reaction. Wurtz reaction, Kolbe electrolytic method, Core-House reaction, and decarboxylation reaction. So exam point of view से कुछ और important reaction में discuss करता हूँ जिसमें कि next reaction है and all these reactions are used for the preparation of alkanes. सो यू कैन से कि हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स इज फिफ्थ मेथड है वेरी सिंपल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन्स एंड एल्काइंस टू। अभी मैं पहले एल्कीन्स बताता हूँ आपको, राइट। तो ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कि जब ये हमारी एल्कीन्स है एंड इसमें हम H2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ alkene is gas, H2 is also gas and nickel catalyst which is solid. ये alkene भी हमारी गैस है, ठीक है। सो कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड है, एल्कीन एंड हाइड्रोजन जो है वो गैस हैं और इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन इज हेट्रोजीनियस कैटलाइज, ओके। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, H सिंगल बॉन्ड H और जैसे कि 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पे, 1 पाई बॉन्ड इज ब्रोकन, ओके, एंड 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स, ठीक है। इसलिए एक वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है, एनर्जी, ओके, एनर्जी इज रिलीज और इस एनर्जी को हम बोलते हैं, दिस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। सो नेम सजेस्ट कि एंथैल्पी का मतलब हीट होता है, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और इसको हम मेजर करते हैं पर मोल ऑफ एल्कीन से, करेक्ट। नाउ मैंने कहा कि यहाँ पे जो निकल ले सकते हैं, यू कैन चूज निकल, Pb और प्लेटिनम इन पाउडर फॉर्म बिकॉज पाउडर फॉर्म से रेट ऑफ रिएक्शन हायर होता है एंड यू नो दैट कि आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा इस बात को कि पाउडर फॉर्म हैज़ मोर सरफेस एरिया और ये सॉलिड स्टेट में है, रिएक्टेंट गैस स्टेट में है, तो इसमें बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, इसका मतलब कि 2 फेज है यहाँ पर, 1 फेज एंड दिस इज सेकेंड फेज, सो 2 फेज रिएक्शन है, दिस इज 2 फेज रिएक्शन, ठीक है, दिस इज 2 फेज रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि ये एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, इतना आप लोगों को क्लियर है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 and CH3 CES डबल बॉन्ड CH2 CH3
CH डबल बॉन्ड CH और CH3 एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH टू CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड H। वन मोर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। करेक्ट। इन सभी का क्या किया गया? हाइड्रोजनेशन। तो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में होगा? सो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एल्कीन, क्या मतलब इसका? जो रिएक्टिव एल्कीन होगी, ठीक है, मोर रिएक्टिव एल्कीन विल प्रोड्यूस मोर हीट। ठीक है, यानी कि मोर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अब नाउ मोर रिएक्टिव या फिर जो है लेस स्टेबल एल्कीन। ठीक है। तो यू नो दैट कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होती है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड और स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ओके। सो इस एल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो दिस इज द डबल बॉन्ड, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है ओनली। ये डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके पास ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन तो यहाँ पर टोटल 3 अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्कीन जो होगी, मोर रिएक्टिव एल्कीन ये वाली होगी। ठीक है। तो पहले मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखता हूँ, देन फिर इसमें ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखता हूँ। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, विल बी, मैं इसका नाम A एंड दिस इज B, C, D, E और F। तो सबसे स्टेबल एल्कीन जो है वो C है, C के बाद F है एंड F के बाद, अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसमें भी 6 अल्फा है, इसमें भी 6 अल्फा है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इस कंपाउंड के 2 फॉर्म है, सिस और ट्रांस। तो इसकी स्टेबिलिटी इसके दोनों फॉर्म से ज़्यादा है। इसमें एक ही कार्बन पे दोनों 6 अल्फा है, इसमें अलग अलग है, इसलिए इसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। तो E, उसके बाद आपका D, और D में आपको पता है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो D है। और D में ध्यान देना कि इसका जो ट्रांस फॉर्म है, इसका ट्रांस फॉर्म इसके सिस से ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड D के बाद आपका B है एंड B के बाद A है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मोर रिएक्टिव एल्कीन विल गिव मोर एनर्जी। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का आंसर क्या होगा? अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, A, B एंड D, E, F एंड C। करेक्ट। इसको मैं एक तरीके से और पूछ सकता हूँ
जैसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड प्लस H2 साइक्लोहेक्सीन, इससे प्रोडक्ट जो बनेगा ये बन गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गए इस तरीके से, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज है, एनर्जी उसको मैंने इन डेल्टा H1 कर दिया, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने इस तरीके से CH3, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज है यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन मान लो यहाँ पे जुड़ गए, यहाँ पर प्लस एनर्जी है, एंड दिस एनर्जी रिलीज इज डेल्टा H2, ठीक है। इसमें मुझे कंपेयर करना हो तो एनर्जी रिलीज जो है वो, एनर्जी रिलीज जब होती है तो एंथैल्पी चेंज क्या लिखते हो आप लोग, नेगेटिव। लेकिन हमको अगर मैं एनर्जी रिलीज -13 है और यहाँ पे -14 है, तो -14 को ये मत समझिए कि नेगेटिव -14 की वैल्यू -13 से कम होगी, वो आपको मॉड में देखना है। -14 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 14 जूल एनर्जी रिलीज हुई है, और एनर्जी रिलीज का साइन नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा यहाँ पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। तो टोटल 6 + 2 + 2 टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है, और 10 अल्फा हाइड्रोजन से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये कौन सा कंसेप्ट था, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 2 यहाँ पर है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। सो नाउ टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि इस एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो दिस एल्कीन विल रिलीज मोर एनर्जी, करेक्ट। सो सपोज देन डेल्टा H1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा H2, द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन, करेक्ट। इस तरीके से आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इस बात को एक ग्राफ से समझते हैं, देखो ध्यान से। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी है, एंड हमें जो है बनाना है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या है बच्चों, N-ब्यूटेन, ठीक है। दिस इज N-ब्यूटेन, एंड यू आर फॉर्मिंग दिस फ्रॉम N-butane can form from 2 alkenes or more than 2 alkenes, जैसे कि CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, this is cis alkene, cis form है, and you have next one is trans alkene CH3CH डबल बॉन्ड CH3 and H, this is a trans alkene, you know सिस एंड ट्रांस हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। सो इन दोनों के हाइड्रोजनेशन से अगर इसमें आप H2 ऐड कर दें तो यू विल गेट दिस कंपाउंड, और इसमें H2 ऐड कर दें तो यू विल गेट सेम कंपाउंड N-ब्यूटेन, ठीक है। सो यहाँ पर मान लो ये सिस है एंड दिस इज ट्रांस। सो यहाँ पर मान लो आपकी सिस एल्कीन है, सिस, राइट। एंड सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जब इसका हाइड्रोजनेशन किया गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई, जो डेल्टा S था इसका, वो 28.6 है, बस डेटा आपको समझाने के लिए है। और जब इसका हाइड्रोजनेशन किया गया तो जो डेल्टा H है वो 27.6 किलो कैलोरी है, ठीक है। दिस इज किलो कैलोरी, ओके। तो ये हाइड्रोजनेशन का डेटा है एक्सपेरिमेंट से, मतलब रिएक्शन कराएगी, रिएक्शन कराने के बाद जो डेटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ट्रांस के हाइड्रोजनेशन से 27.6 किलो कैलोरी एनर्जी आई है, और सिस के 28.6 किलो कैलोरी, दिस इज किलो कैलोरी, ओके। सो मैं ट्रांस को फिर यहाँ पे दिखाऊंगा कहीं, दिस इज ट्रांसफॉर्म 27.6
एंड सिस फॉर्म कितना है 28.6। तो कितना डिफरेंस है दोनों में, कितना डिफरेंस है ये एनर्जी का, 1 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ट्रांस जो है वो नीचे रहेगा। अब ये एल्कीन बनाने के लिए मैं एक कंपाउंड और भी ले सकता हूँ, और वो कंपाउंड क्या है, ध्यान देना जरा। वो कंपाउंड है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अगर इस पे रिएक्शन आप कराएं तो एक H यहाँ पे ऐड हो गया, एक H यहाँ पे ऐड हो गया, तो यू विल गेट CH3CH2 एंड CH3, अगेन यू गेट ब्यूट सेम एल्केन। सो अब इसमें जो एनर्जी रिलीज है वो उसकी डेल्टा एच की जो वैल्यू है उसका डेटा जो है वो 30.3 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे इस कंपाउंड को दिखाना होगा तो मैं इस कंपाउंड को इस ग्राफ में यहाँ पे कहीं दिखाऊंगा, ठीक है। दिस इज ब्यूट 1ene, ठीक है, ब्यूट 1e, करेक्ट, दिस इज ब्यूट 1e। नाउ तो इस ग्राफ से हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म है, दिस ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल विथ सिस फॉर्म, कितना स्टेबल, बाई 1 किलो कैलोरी एनर्जी। कह सकता हूँ इस बात को, या ऐसे कह सकता हूँ ट्रांसफॉर्म इवॉल्व्स, ध्यान दे रहे हैं मेरे वर्ड पे आप लोग, ट्रांसफॉर्म इवॉल्व्स 1 किलो कैलोरी लेस एनर्जी देन द सिस आइसोमर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। या ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म कंटेन्स 1 किलो कैलोरी लेस एनर्जी देन सिस फॉर्म्स, और जिसके पास एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो एक तो स्टेबिलिटी बताने का तरीका है कि एनर्जी हम पहले मेजर करें, लेकिन हम लोग बहुत वीक हैं एक्सपेरिमेंट में, तो हम तो सीधा हम तो ट्रांस बोल देते हैं कि ट्रांस में जो है एल्काइल ग्रुप दूर दूर हैं तो वो रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट एक्चुअल तरीका जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का वो आता है हाइड्रोजनेशन के डेटा से, करेक्ट। और अब ये देख सकते हो कि ब्यूट 1ene की जो एनर्जी रिलीज है वो 30.3 है, यानी कि ब्यूट 1ene having more energy than cis and transform, so it is less stable. और क्यों less stable, you can see it has only 2 alpha hydrogen. तो hyperconjugation is better to explain all these things, but experimental setup ये है कि इस तरह आप बता सकते हो कि कौन किससे कितना स्टेबल है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म इज 1 किलो कैलोरी एनर्जी, ट्रांसफॉर्म हैज 1 लेस किलो कैलोरी एनर्जी देन सिस फॉर्म, दैट मीन्स इट इज मोर स्टेबल, ठीक है, करेक्ट। सो लास्ट में बोलता हूँ कि ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल बाई 1 किलो कैलोरी देन सिस आइसोमर्स। लाइक दैट यू कैन मेक ए लैंग्वेज फॉर दिस मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू सिस एंड ट्रांस। अब जैसे मैंने कहा कि जिसे अभी हमने लिखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल की स्टेट यहाँ पे सॉलिड है। तो अगर हम इसको वन फेज रिएक्शन कराएं, वन फेज रिएक्शन मतलब कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट जो है वो सेम फेज में हो, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस रिएक्शन। सो होमोजीनियस रिएक्शन उसे बोलेंगे व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर सेम फेज, बट निकल पीडी और पीटी जो होता है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। तो साइंटिस्टों ने ट्राई किया कि इस रिएक्शन को होमोजीनियसली कैसे कराया जाए, मतलब कि ऐसा ही कैटलिस्ट कैसे सर्च किया जाए कि सेम प्रोडक्ट बन जाए, सेम फेज में रिएक्शन हो जाए, सॉरी। तो उसके लिए कैटलिस्ट का नाम होता है, अब आगे सीखोगे, इसका नाम है विल्किंसन कैटलिस्ट, स्पेलिंग चेक कर लेना। और इसका फार्मूला जो होता है RHPPH3 का होल थ्राइस एंड Cl। दिस इज अ विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये गैस फेज में यूज करते हैं, सेम रिएक्शन कराने के लिए गैस फेज में यूज करते हैं कैटलिस्ट को। आप इसको पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये है ट्राईफिनाइल फास्फीन, PH3 होता है फास्फीन, और इसमें हमने 3 बेंजीन लगा दिया है। बेंजीन को PH भी शॉर्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये ट्राईफिनाइल फास्फीन है, फिनाइल, दिस इज फिनाइल, ठीक है। अच्छा,
अब अदर मेथड क्या है बनाने के एल्केन्स के, तो एल्केन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइंस, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। और एल्काइन से प्रिपेयर करने के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड यू विल गेट डायरेक्टली इसमें, मतलब आप सोचो कि पहले आपको ये मिल जाए, फिर इसके बाद वापस से रिएक्शन हो जाएगी एंड CH3 तो यू विल नॉट गेट दिस प्रोडक्ट, डायरेक्टली आपको ये एल्केन्स मिल जाएगा। रिएक्शन कैन नॉट बी स्टॉप एट एल्कीन बिकॉज वाई, बिकॉज जो एल्कीन्स हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन, तो एल्कीन एल्काइन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए रिएक्शन को आप सॉलिड रिएक्शन को आप एल्कीन पर नहीं रोक सकते हैं, आपको डायरेक्टली एल्केन मिल जाएगा बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा हूँ कि एल्केन्स पहले फिनिश करूँ फिर एल्काइंस, इतना टाइम नहीं है। सो अगर आप, मैंने कहा कि एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कर दोगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल Pd या Pt तो यू विल गेट डायरेक्टली एल्केन, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि एल्कीन पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए so you have to use another catalyst। अब वो another catalyst क्या होते हैं, so if you want to stop the reaction over here alkenes, अगर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है तो you may choose two catalysts, there are two catalysts, ठीक है, for this conversion, ठीक है। दो कैटलिस्ट हैं जो आपको इस एल्काइन को एल्कीन तक ले जाने में हेल्प करेंगे और उसके नाम आपने पढ़े होंगे। नंबर 1 है लिनलार कैटलिस्ट, ठीक है, विच इज, मैं मॉडिफाइड, इसके दो वर्जन हैं, मैं मॉडिफाइड वर्जन लिख रहा हूँ H2PD BSO4, H2PD BSO4 और साथ में लेते हैं क्यूनोलिन, S-क्यूनोलिन, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो H2PD BSO4 S-क्यूनोलिन जो होता है दिस इज अ पॉइजन, और इस वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो बीच में इनहिबिट हो जाती है, यानी कि एल्कीन तक रुक जाती है। और देखो हमने वही लिया है, देखो H2PD ही लिया है और इसका ओरिजिनल फॉर्म ऐसा था H2PDC, PDC मतलब होता है चारकोल होता है इसमें एंड पैलेडियम होता है, तो आप मॉडिफाइड अभी ध्यान रखो H2PDC BSO4 एंड S-क्यूनोलिन, वैसे रेफरेंस बुक में सिर्फ इतना लिख देते हैं H2PD, ठीक है। और दूसरा जो कैटलिस्ट है वो है वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने एस ब्लॉक पढ़ा है, Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और एक सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं, कोई सॉल्वेंट लेते हैं जो प्रोटॉन दे सके, सॉल्वेंट विच कैन गिव H+ आयन, ठीक है। तो Na इन लिक्विड अमोनिया, ये दो कैटलिस्ट हैं जो एल्काइन को एल्कीन तक कन्वर्ट करते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल इसमें देख लेता हूँ, जब एल्कीन्स के बारे में थोड़ा बताऊँगा तो इसको वापस डिस्कस कर दूँगा। देखो ध्यान से, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसका नाम है ब्यूट-2 आइन, ब्यूट-2 आइन, और इस पे आप अगर आप H2PDC लिख दो या H2PDC लिख दो या H2PD BSO4 लिख दो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो सेम H2 जो ऐड होगा वो सेम साइड से ऐड होगा, इस तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 और H। एक बात समझना कि ये PD का सरफेस है, दिस इज PD सॉलिड है, इसका सरफेस है, PD का सरफेस है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक H अप से जुड़ जाए और एक H डाउन से जुड़ जाए, यानी कि दोनों H जब जुड़ेंगे इसके सरफेस में, जब दोनों हाइड्रोजन इसके सरफेस में जुड़ेंगे तो दे विल कम इन सेम फेज, सेम साइड, यानी कि दोनों हाइड्रोजन आए तो इसका ये बॉन्ड टूट रहा है
और ये पीडी के साथ इसका बॉन्ड बन रहा है। और करेक्टली मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये पीडी के मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस में इस तरीके से। तो हाइड्रोजन जब आएगा जुड़ने के लिए तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे, तो इसे बोलते हैं सिन प्रोडक्ट, सिन एडिशन या सिन प्रोडक्ट। और जब कंपाउंड को बोलेंगे सिस कंपाउंड, ठीक है। सिन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ सिन प्रोडक्ट आई विल से सिन एडिशन। सिन एडिशन से सिन कंपाउंड, सिस कंपाउंड बन गया, यानी कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड जुड़े हैं, बिकॉज इट इज ए सरफेस रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? सरफेस रिएक्शन। और सरफेस रिएक्शन में एंटी प्रोडक्ट नहीं बनता है कि एक एच ऊपर से आ जाए एक एच नीचे से आ जाए, ठीक है। सो यानी कि ये लेड है तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसे जुड़ेगा, करेक्ट। तो हाइड्रोजन सेम मैनर में जुड़ेंगे तो यू विल गेट, इस रिएक्शन में यू विल गेट ओनली सिस कंपाउंड, सिस एल्कीन, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये पीएच फॉर फिनाइल, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एंड C2H5, इसमें आप लिंडार कैटेलिस्ट डालते हैं तो यू विल गेट सिस कंपाउंड। तो यानी कि पीएच, सेम रीजन में ले रहा हूँ, पीएच CH डबल बॉन्ड C2H5 एंड H, सिस कंपाउंड मिल गया आपको, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आपको एल्कीन बनाना है तो यू कैन ऐड, मतलब कि आप H2 ऐड कर दीजिए ओनली निकल लेकर के, तो यू विल गेट एल्केन अगेन। इसमें भी एल्केन ऐड कर मिल सकता है आपको, ठीक है। और अगर आप इस कंपाउंड में डालते हैं Na इन लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया का नाम होता है बर्च रिडक्शन, साइंटिस्ट बर्च ने दिया था रिडक्शन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ट्रांस एल्कीन बनती है। दिस इज सरफेस रिएक्शन, दिस इज नॉट ए सरफेस रिएक्शन, तो यू विल गेट ट्रांस एल्कीन, PH CH डबल बॉन्ड CH एंड C2H5। अब क्वेश्चन ये है कि ये एल्कीन क्यों मिली, ये इसका क्या कारण है। तो ऑर्गेनिक में अगर ऐसा कुछ बताना है तो हमें उसकी मैकेनिज्म करनी पड़ेगी। लिटिल डिफ़िकल्ट मैकेनिज्म है, बट मैं अभी आपको कर देता हूँ कि इसमें ट्रांस एल्कीन क्यों मिली, ठीक है। तो मैं इसी से मैकेनिज्म बताता हूँ आपको। और इसके पहले ये रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, दोनों हाइड्रोजन H2 PD के सरफेस में आएंगे और फिर PD दोनों H को जाकर के सेम साइड से जोड़ देगा उस पर, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे है? इसकी मैकेनिज्म ऐसे है कि PD के सरफेस में दोनों H पहले ऐसे जाके जुड़ जाएंगे और फिर ये दोनों H इसके सरफेस में आने के बाद फिर ये इधर और एक H को ऐसे जोड़ देगा सेम साइड से, यू विल गेट सिस कंपाउंड। अब इसी रिएक्शन में मुझे Na लिक्विड अमोनिया में कराना है, इस रिएक्शन में यानी कि Na लिक्विड अमोनिया डालना है। तो कैसे रिएक्शन होगी? Na इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। कभी कभी सॉल्वेंट नीचे मेंशन नहीं करते हैं तो वो आप अंडरस्टूड है। यहाँ पर यू मे टेक एथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट H देने के लिए, यू मे टेक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लाइक दैट, समटाइम दे मेंशन समटाइम्स नॉट, ठीक है। सो यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, करेक्ट ना। इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान देना। तो इसमें होता क्या है, आपको पता है कि सोडियम और लिक्विड अमोनिया मिल करके बनाते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ आपको कि जो सोडियम है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन लाइक दिस Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अमोनिया से बना लेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है तो अमोनिया के डेल्टा प्लस से ये मिल करके बना लेंगे NH3 का होल X एंड E, इस तरीके से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन गए। मैं इसे यूज करूँगा, ठीक है। सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक नाउ, ओके। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन रिएक्ट विद दिस एल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल हैपन कि इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में एक बॉन्ड हमने इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज।
नाउ ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज पे जाकर के अटैक करेगा। सो क्या बनेगा यहाँ पे, अब देखो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होता है तो वहाँ पर रेडिकल आ जाता है, तो CH3 C माइनस एंड C रेडिकल एंड CH3, करेक्ट। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड। अगर आपको लगे कि नहीं सर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, मैं इसको ऐसे क्यों दिखाऊं, तो आप देखो ना कार्बन के यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 में से एक इधर शेयर कर लिया, 2 इधर शेयर कर लिया, अभी एक बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, तो जो अनशेयर्ड है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज फ्री रेडिकल। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी के पास अनपेयर्ड होता है दैट इज फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल है। अब जैसे ये फ्री रेडिकल बना और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग समझते हैं, आपको पता है, तो 2 क्यों समझते हैं, क्योंकि एक इसका खुद का एक दूसरे से आया होता है। अब ये एक स्टेबल ज्योमेट्री अडॉप्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव और फ्री रेडिकल एक साथ नहीं रह सकते बिकॉज दे हैव सेम चार्ज। तो ये क्या करते हैं कि स्टेबल ज्योमेट्री अडॉप्ट करते हैं, और वो स्टेबल ज्योमेट्री क्या हो सकती है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3C और नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ दिखा दिया, दिस नेगेटिव चार्ज, एंड इसके बाद डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैं दिखा दिया इसको फ्री रेडिकल को। फ्री रेडिकल मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बताओ, अगर इस फ्री रेडिकल को आप यहाँ दिखाओगे तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये इस तरीके की ज्योमेट्री में आ जाते हैं, और ये ज्योमेट्री किस तरीके से है, किस तरीके की है, ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। सो अब क्या करोगे आप इसमें, नाउ यू कैन ऐड, ये प्रोटॉन का सोर्स है ना, तो एल्कोहल ले लो, तो ये H दे देगा इसको, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली H+ जोड़ देता हूँ फ्रॉम दिस कंपाउंड, या मैं सीधा जनरल एल्कोहल लिखता हूँ ROH, इट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर, तो यहाँ पे H आ गया, तो यू विल गेट दिस कंपाउंड CH3CH फ्रॉम दिस, एंड डबल बॉन्ड C फ्री रेडिकल एंड CH3। अब दूसरा H कैसे आएगा, तो दूसरा H लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड C एंड नेगेटिव चार्ज आ गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज होता है, सब कुछ बहुत सिंपल है। और इसके बाद फिर से क्या कर दो, इसमें ROH से क्या जोड़ दो, H, यू विल गेट एल्कीन्स विथ ट्रांस ज्योमेट्री। ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। सो नाउ मैं इसको हटा रहा हूँ। सो अगर आप सपोज, तो आप समझ गए ना यहाँ पे क्यों ट्रांस बनता है। अब इसका बहुत एप्लीकेशन है। अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराएं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से, इस सेम रीजन लेकर के, तो इसका भी रिडक्शन होता है, और इसमें क्या बनता है, ये कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कैसे बना, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, ये कैसे बना, तो देखो आपको पता है कि जब इसमें रिएक्शन होगा तो 2 चीज़ें आएंगी, एक नेगेटिव चार्ज आएगा और एक फ्री रेडिकल आएगा। तो आप चाहोगे कि नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल दूर दूर आए, तो डबल बॉन्ड भी इस पोजीशन पे आ जाएंगे, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी तरीके से अगर बेंजीन में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ठीक है, जैसे OCH3, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप जुड़े होते हैं तो फिर इसका जब बर्च रिडक्शन कराते हैं तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एल्कीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप यहाँ पे कभी नेगेटिव चार्ज को क्रिएट नहीं करने देंगे, क्योंकि नेगेटिव और यहाँ पे फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज कभी नहीं बन सकता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो इसलिए इसमें जब एक डबल बॉन्ड रिडक्शन होगा, सारे एक साथ नहीं होंगे, तो फिर डोनर के केस में जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है तो इस टाइप की ज्योमेट्री बन के आती है, ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, तो क्या होगा, जब इसका बर्च रिडक्शन कराएंगे तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, इस तरीके से। तो सोचना इसे थोड़ा सा इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार मैकेनिज्म सोच के देखना कि आप नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल किस तरह बनाना चाहोगे, कैसे एक दूसरे को सेपरेट करना चाहोगे, तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन
मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप इस तरह का रिडक्शन करेंगे। बेंजीन में रिडक्शन इस तरीके से होता है। इस पर मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूँगा। सो नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में तो 6 मेथड है। फ्रॉम ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ऑल्दो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुका था कोरेहाउस रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन में, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। देखो एक कंपाउंड है, एक एल्काइल हाइड है RX, ठीक है, जहाँ पर जो X है इट में बी Br Cl एंड I, ठीक है, और इसमें आप Mg से रिएक्शन करा दीजिए, Mg से, तो यू विल गेट RMgX, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें कि कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा हो, मेटल, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटेलिक मेटल, और इसमें क्या होता है कि कार्बन पे नेगेटिव, मेटल पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, क्योंकि दिस कंपाउंड इज वेरी रिएक्टिव। ये जो कंपाउंड होता है ये ड्राई ईथर से बहुत इजीली रिएक्ट कर, सॉरी एक्वस से बहुत इजीली रिएक्ट कर जाता है। दैट्स वाई वी चूज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ड्राई ईथर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसके बारे में मैंने बताया था वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। इवन मैग्नीशियम इज ऑल्सो वेरी मच रिएक्टिव विद द वाटर, दैट्स वाई इसको हम चूज करते हैं। और एक रीजन इसका और भी है, ड्राई ईथर स्टेबलाइजेज गिग्नार्ड रीजेंट, इसका नाम होता है गिग्नार्ड रीजेंट। गिग्नार्ड एक साइंटिस्ट नाम है, गिग्नार्ड रीजेंट। इसको आप 12th में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अभी केवल मैं नेम बता रहा हूँ। गिग्नार्ड रीजेंट, दिस द ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड गिग्नार्ड रीजेंट। गिग्नार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, इसलिए इसका नाम गिग्नार्ड रीजेंट है। कोरेहाउस रिएक्शन में मैंने उसका नाम बताया था गिलमन रीजेंट, तो गिलमन ने प्रिपेयर किया था। अब इसमें एल्केन कैसे बनेगा, तो एल्केन बनाने के लिए क्या कीजिए कि, चलो एल्केन बनाने से पहले मैं बताता हूँ कि इफ़ moisture is present, if water is present, then what will happen। अगर वाटर प्रेजेंट है तो कोई भी ऐसा कंपाउंड इसे Rm है, अगर वो उसको उसके कांटेक्ट में मॉइस्चर आता है तो ये माइनस, ये पॉजिटिव, तो ये तुरंत वाटर से क्या लेगा, H+ ले लेगा, बिकॉज दिस R- इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। चलो मैं पूरा लिखता हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। और इस बेस का काम क्या होता है, विच टेक्स H+ आयन, तो क्या बन जाएगा RH, और जो नेगेटिव चार्ज हो M जुड़ जाएगा प्लस MOH, ठीक है ना। अगर मान लो ये कंपाउंड है RMgX, इसमें अगर मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, अगेन देखो दिस नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो व्हाट विल हैपन, दिस H+ आयन, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो H+ आयन इससे जुड़ गया तो बन गया RH। नाउ RH से हाइड्रोकार्बन, और प्लस क्या बन गया आपका MgOH, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर I होगा तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी RMgI इज मोर रिएक्टिव देन RMgBr देन RMgCl, और F को तो हमेशा इग्नोर ही करना होता है बिकॉज इट इज टू रिएक्टिव टू बी कंट्रोल, करेक्ट। इस तरीके से दैट्स वाई अगर मॉइस्चर होता है तो, अच्छा मॉइस्चर होगा तो रिएक्शन गिग्नार्ड रीजेंट से पहले कुछ और हो सकता है। वैसे यहाँ पर हम लोग मॉइस्चर ही लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो हाइड्रोकार्बन ही बनाना है, बट कभी कभी कुछ और बनाना हो तो बोलते हैं मॉइस्चर को अवॉइड करो, ठीक है। तो लेकिन इसको पहले प्रिपेयर करने के लिए आप मॉइस्चर को दूर करें, बाद में मॉइस्चर को डाल दीजिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन ही चाहिए तो, ठीक है। नाउ सो ये बन गया RMgX। अब मान लो मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ इस पर कि CH3MgBr, या मैं कहूँ कि CH3MgBr है, और इसमें हमने डाल दिया वाटर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH4 प्लस MgOH Br, ठीक है। ये मान लो मैं इसे लेता हूँ कोई कंपाउंड CH3CH2MgBr, इसमें हमने मॉइस्चर डाल दिया, तो देखो इस कार्बन पे नेगेटिव, Mg पे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो CH3CH2 इसमें क्या बन गया, इथेन प्लस
MgOH Br, ठीक है, लाइक दिस। एंड नेक्स्ट थिंग, इस मॉडल का रिएक्शन है CH3, यहाँ पर Cl ले लिया मैंने और यहाँ पे CH3। मैं बोलूँ कि इस केस में कराओ Mg से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। सो कंपाउंड A बना है और फिर एक केस में कराएगी D2O से। D2O क्या होता है? हैवी वाटर। तो B बना है, आपको बताना है B क्या है। सो क्या बन जाएगा कंपाउंड? पहले तो बनेगा यहाँ पर Mg ऐड कर दो, इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। CH3, दिस विल बी CH3 Mg Cl एंड CH3, ये A बन गया। इसके बाद इसके जब कराओगे D2O से तो लाइक वाटर, यहाँ पे D प्लस OD माइनस, तो D ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो D यहाँ पे आ गया। तो यू विल गेट CH3 CHD एंड CH3 प्लस MgOD एंड Br। इस तरीके से रिएक्शन ये हो जाएगी आपकी। क्लियर एकदम? तो ये दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैंने डिस्कस कर दी हैं एंड अदर रिएक्शन जो हैं वो अब हम, अच्छा आप लोग जो कन्फर्मेशन मैंने पढ़ा दिया था उसको आप ऑलरेडी रिवाइज कर लीजिए, शायद हाइड्रोकार्बन में कन्फर्मेशन पे क्वेश्चंस आ जाएं। अदर रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।